मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मन करके पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपके जीवन में नहीं होगी। आप लगातार पढ़ते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 9th क्लास का थर्ड टॉपिक है। बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और आप लाइफ के अंदर इसका यूटिलाइजेशन जो है वो हर पॉइंट पे पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन के बारे में बताता हूँ। जिस मैथमेटिशियन की अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रेंच मैथमेटिशियन बोले जाते हैं, और इनको मॉडर्न फिलोसफी का फादर बोला जाता है। अगर आपसे कल को कोई पूछ ले कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, तो आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ वही मॉडर्न फिलोसफी के फादर थे। और इनका जीवन भी बड़ा विचित्र रहा। बहुत लंबे समय तक कुछ ऐसी दिक्कत थी कि ये अपने बेड पे ही लेटे रहते थे। तो एक दिन दोस्तों हुआ क्या कि जब ये बेड पे ही लेटे रहते थे बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो इनको एक मक्खी उड़ती हुई दिखाई दी। क्या उड़ती हुई दिखाई दी? मक्खी उड़ती हुई दिखाई दी, फ्लाई समझिए। तो कभी वो जिस बेड पे लेटे थे वहां पर आके बैठ जाती, कभी वो छत पर जाके बैठ जाती। तो उन्होंने बार बार उसको देखा, कभी वो ऊपर बैठ रही है, कभी नीचे बैठ रही है। फिर उन्होंने सोचा कि यार, अगर मुझे अपने किसी दोस्त को, मैं अपने शब्दों में समझा रहा हूँ तो एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं होंगे जैसे हैं, मैं आपको समझाने के लिए दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि अगर मान लो उसने उन्हें ये सोचा होगा कि यार मुझे अपने दोस्त को फ़ोन करके बताना हो कि यार ये जो मक्खी है, जो फ्लाई है, इस समय किस जगह पर बैठी हुई है छत पे, तो मैं किस तरीके से बताऊंगा, किस तरीके से मैं बताऊंगा। उससे पहले जो चीजें हम पढ़ा करते थे, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट निकाला करते थे, वो निकाला करते थे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के थ्रू। ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी तो वहाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखी होगी। कुछ लाइनें ऐसे आती हैं, कुछ लाइनें ऐसे आती थी, उनके थ्रू हम बताया करते थे कि ये पॉइंट इनके बीच में आता है। तो इन्होंने सोचा कि यार ये मक्खी जो है, ये फ्लाई जो है, इसकी पोजिशनिंग को कैसे डिफाइन किया जाए कि ये कहाँ पे बैठी हुई है। तो बेसिकली हुआ क्या दोस्तों, कि वो जब छत की तरफ देख रहे थे, तो छत पे कहते हैं उस समय स्क्वेयर टाइलें लगी हुई थी। इस तरह से स्क्वेयर टाइलें लगी हुई थी। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई छत है, सॉरी, ये कोई छत है ना, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं उनके सब से सब समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उन्होंने जो समझाया उसका कुछ हिस्सा, कुछ अर्थ अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ये छत है, और छत में मान लीजिए स्क्वेयर टाइल लगी हुई थी इस तरीके से, ऐसा उन्होंने कहा। ये मान लीजिए स्क्वेयर टाइल है तीनों, ठीक है दोस्तों। ये सारी लाइनें सीधी होंगी जब आप सीधी बनाएंगे स्केल वगैरह के हेल्प लेके। तो इस तरीके से मान लीजिए उनकी छत होगी, और छत पे आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से स्क्वेयर टाइलें लगी हुई हैं। और अगर इस तरीके से स्क्वेयर टाइलें लगी हुई हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया मान लीजिए मक्खी यहां पर बैठी हुई है, फ्लाई यहां पे इस पॉइंट पे बैठी हुई है, इस पॉइंट पे फ्लाई बैठी हुई है। तो वो इसे कैसे डिफाइन करता अपने दोस्त को कि मच्छी, या सॉरी मच्छी, मक्खी कह रहा हूँ, फ्लाई जो है वो कहाँ पे बैठी हुई है। तो उसका तरीका ये होता कि वो अपने दोस्त को कहता कि यार हम इस डिस्टेंस को मान लीजिए 1 यूनिट ले लेते हैं। तो ये 0 डिस्टेंस हुई, ये 1 यूनिट डिस्टेंस हुई, ये 2 यूनिट डिस्टेंस हुई, ये 3 यूनिट डिस्टेंस हुई, ये 4 यूनिट डिस्टेंस हुई, और ये 5 यूनिट डिस्टेंस हुई। ऐसे इधर वाली डिस्टेंस को उसने मान लिया होगा, मान लीजिए A यूनिट, या इसको भी मान लेते हैं हम 1 यूनिट में ही मान लेते हैं। ये डिस्टेंस उसने 1 यूनिट माना होगा, ये 2 माना होगा, और ये 3 यूनिट डिस्टेंस माना होगा। इस तरीके से उसने दोस्तों डिस्टेंस मेजर की होगी। अब अगर उसे ये बताना है कि वो किस टाइल पे बैठी हुई है, तो अपने दोस्त को कहेगा कि यार मैं जब भी आपको कोई पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, तो आप ये सोच लेना कि पहले मैं जो लेंथ वाला है ना वो उस हिस्से का पॉइंट बताऊंगा, और बाद में मैं ब्रेड्थ वाले हिस्से की डिस्टेंस आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उसने कहा कि भाई देखो कि जो ये फ्लाई है, ये यहाँ पे कौन से पॉइंट पे है, 3 लेंथ है, तो 3 वाले लेंथ वाले पे बैठी हुई है। या मान लीजिए यहाँ ना बैठ के, आपको देखिए धीरे धीरे समझ आएंगी चीज़ें, बिल्कुल नई चीज़ें हैं।
मान लीजिए यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे बैठी हुई है एग्जैक्टली, तो कैसे बताएगा? ये कहेगा जी लेंथ वाइज तो थर्ड टाइल पे बैठी हुई है, और विड्थ वाइज कौन सी लेंथ पे बैठी हुई है? 1 पे। तो वो कहेगा कि अगर 3 1 पे बैठी हुई है तो उसका दोस्त ये समझ जाएगा ऑटोमेटिकली कि भैया लेंथ वाइज अगर हम टाइलों को 5 पार्ट्स में बांट लें और विड्थ वाइज इसको 3 पार्ट्स में बांट रहे हैं इक्वल साइज की, जो थर्ड टाइल होगी उसके एंड पे यहाँ पे बैठी होगी, और विड्थ वाइज जो फर्स्ट टाइल आ रही होगी यानी फर्स्ट नंबर आ रहा होगा वो यहाँ पे आ रही होगी। अगर मैं इसी तरीके से आपको वहां कहूं कि यार मुझे है ना 2 3 पॉइंट बता दो कहाँ आएगा इसके हिसाब से। 2 3 का मतलब ये हुआ कि लेंथ वाइज तो लेंथ आ जाए 2 और विड्थ वाइज लेंथ आ जाए 3, बताओ ये कहाँ आएगा? तो आप कहेंगे देखिए सर लेंथ वाइज अगर 2 लेने चाह रहे हैं हम, तो लेंथ वाइज तो 2 यहाँ है ना, तो ये पूरा हम ये कह देंगे कि ये लेंथ वाइज हो गया, ये भी 2 है, ये पॉइंट भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है 2। और अगर विड्थ वाइज 3 देखने लग रहे हैं तो विड्थ वाइज 3 ये वाली लेंथ हो गई, तो यानी ये जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा होगा 2 3 को। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये यहां से तो 2 यूनिट लेंथ पे, यहां से तो 2 यूनिट लेंथ पे, क्योंकि पहले हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेंथ को, फिर हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ब्रेड्थ को। तो यहां से तो 2 यूनिट लेंथ पे है ये, और यहां से देखें तो ये कितनी विड्थ है इसकी? 3 यूनिट। आप देखेंगे भी तो ये लेंथ थी ना, विड्थ थी तो है दोस्तों, तो ये विड्थ कितनी हो गई? 3 हो गई। ये लेंथ कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये जो पॉइंट आया ये 2 3 आया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से उन्होंने क्लासीफाई किया कि कैसे हम किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में दोस्तों को बता सकते हैं, दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में उन्होंने लेटे लेटे सोचा और एक बहुत बड़ी थ्योरी लोगों को दे दी, और उस थ्योरी को ही हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं दोस्तों। पहले जो हम पढ़ते थे उसी की डेवलप्ड स्टेज है ये, और अब इस थ्योरी का नाम कार्टेशियन प्लेन आ गया कि हम किसी प्लेन के अंदर इस तरीके से पार्ट कर करके स्क्वायर बना बना के हम किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। इसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं उनके बारे में, क्या उनकी बातें थी, क्या वो कहते थे चीज़ों को के बारे में। तो एक बार उनको समझ लेते हैं। दोस्तों पढ़िए एक बार, इनका जो नाम है वो पढ़ा जो जाता है वो पढ़ा जाता है रेन डिक्रेट्स, डिकार्ट्स पढ़ा जाता है, रेन डिकार्ट्स पढ़ा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1596 में से 1650 तक ये रहे थे, ये फ्रेंच के थे। और इन्होंने ही कार्टेशियन सिस्टम को डेवलप किया था, या इसकी एक एडवांस स्टेज को डेवलप किया था। अगर मॉडर्न फिलोसफी के किसी को फादर बोलते हैं तो ध्यान रखना इन्हीं को बोलते हैं, रेने डिक्रेट्स को। मेरे दोस्तों इस पॉइंट में हमने अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें यही चीज़ बताई गई थी कि भैया द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ द 17th सेंचुरी लाइक टू लाई इन बेड। वो बेड पे बैठे हुए थे, ठीक है, एंड थिंक को सोच रहे थे। वन डे व्हेन रेस्टिंग इन बेड ही सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। तो उन्होंने एक दिन किसी प्लेन पे, यानी प्लेन का मतलब एक, जैसे ये सीट है सारी, ये बोर्ड है, ये प्लेन है, यानी एक सिंपल सीट के ऊपर किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने पे, यानी उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के एक मेथड का डेवलपमेंट किया। उसी मेथड को लेटर ऑन हमने कार्टेशियन प्लेन का नाम दिया, और ये इनका नाम था। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी पॉइंट की प्लेन पे जो पोजीशन होती है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या उस उन चीज़ों को जिस चैप्टर के तहत हम डालते हैं उस चैप्टर का नाम है मेरे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे आज के लिए ये वाली चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी मुझे बताना ठीक लगा तो मैंने आपको बताया। तो मेरे बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1, है ना। तो अब इसमें जो चीज़ें पूछी जानी है आपसे एग्जाम में वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पूछी जानी है। लिखने का क्या तरीका होगा बिल्कुल टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि किसी पॉइंट को अगर बताना है तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे बच्चों ये कोई कागज है,
सॉरी, ये कोई कागज है, अरे अरे ब्लैक हो रखा है क्या, ये मेरे बच्चों कोई कागज है, ये इतनी बड़ी कोई सीट है, और मुझे इस पॉइंट के बारे में बताना है कि बताओ यार ये पॉइंट की लोकेशन बताइए इस कागज पे कहाँ है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको मापने के, है ना। अगर मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो मेरे पास एक सबसे प्यारा तरीका ये है कि मैं आपको ये कह दूं कि देखो सर, ए बी को मैं लेंथ मान रहा हूँ और ए सी को मैं विड्थ मान रहा हूँ या ब्रेड्थ। तो मैं लिख लूंगा लेट ए बी इज लेंथ एंड ए सी इज विड्थ। मैं ऐसा मान लूंगा कि ए बी लेंथ और ए सी विड्थ है, और आगे मैं लिखूंगा व्हेन आई describing a point I would use first number as length and second number as width। तो मैं ये सारी चीज़ें लिख के आपको समझा दूंगा कि यार मुझे जब इस पॉइंट की लोकेशन आपको बतानी है तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं कोई पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग रहा हूँ तो उसका सीधा अर्थ यहाँ पे ये होगा कि जो पहला लेटर होगा वो लेंथ को डिनोट कर रहा होगा और जो सेकंड लेटर होगा वो मेरा किसको डिनोट कर रहा होगा, विड्थ को डिनोट करने लग रहा होगा। पहला लेंथ को डिनोट कर रहा होगा और सेकंड मेरा विड्थ को डिनोट कर रहा होगा। एक सेकंड के लिए बच्चों मैं देख रहा हूँ कैमरे में क्या दिक्कत, चलिए ठीक है, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है। तो अब मुझे अगर इसे एक्सप्लेन करना है इस पॉइंट की लोकेशन तो कैसे, मैं सिंपली क्या करूंगा मेरे बच्चों, मैं एक स्केल लूंगा, ठीक है, और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लेंथ इस पॉइंट की तरफ ड्रॉ करता चला जाऊंगा। इस पॉइंट की तरफ एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर लूंगा, यानी ये लेंथ मैं परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, क्या है आप जानते हैं स्केल से माप के मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मान लीजिए मुझे मीटर में लेंथ निकालनी है, सेंटीमीटर में निकालनी है, जैसे मान लीजिए मैंने निकाल ली कि ये लेंथ 90 मीटर है। कितनी है दोस्तों, 90 मीटर है। अब मैं क्या करूंगा दोस्त, अब मैं इसकी ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लेता हूं इस वाली साइड से। ये वाली लेंथ में निकाल लेता हूं, ये आ तो रहा है ना, इसमें दिखाई दे रहा है ना, ठीक। तो ये वाली लेंथ दोस्तों मैं निकाल लूंगा। मान लीजिए ये वाली जो लेंथ आई ये 30 मीटर है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन करना था कि बताओ भाई इस पॉइंट के वर्टेक्स क्या होंगे, वर्टेक्स का मतलब इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी वहां पे, तो मैं इसे इस तरीके से लोकेट करूंगा। पहले मैं ये सारी कहानियां लिखूंगा कि भाई मैं इन्हें रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा कि पहले मैं लेंथ की लिख रहा हूँ, फिर मैं विड्थ लिख रहा हूँ। तो मेरे पास लेंथ क्या आई 90, विड्थ क्या आई 30। तो इस तरीके से मैं इस पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूँ या डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक टेबल है और उसमें एक पॉइंट है, वो पॉइंट किस जगह है वो मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, इसी सिस्टम को हम कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते हैं। कार्टेशियन प्लेन में भी एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, यानी दो एक्सिस रहते हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे। अभी हम इसका एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ आएंगे दोस्तों, तो आते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 3.1 का आप क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल, हाउ विल यू डिस्क्राइब द लेंथ द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कहता है आप किसी दूसरे आदमी को जो स्टडी टेबल है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताना चाह रहे हैं कि कोई टेबल है आपके पास, उस टेबल पे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे वो टेबल लैंप रखा हुआ है, उसकी लोकेशन आप बताना चाह रहे हैं किसी दूसरे आदमी को। तो किस तरीके से आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है। आप एक बार फिर से पढ़िए और 20 सेकंड के लिए इस चीज़ को सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर मैं एक दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। आप पहले मन मन में सोचिए कि किस तरीके से इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोई भी एक टेबल ले लेता हूं। मैंने YouTube से कुछ
या गूगल से कुछ पिक्चर उठाई थी ताकि आपको समझा पाऊँ। मान लीजिए ये कोई टेबल है, और दोस्तों अगर ये कोई टेबल है और ये कोई कोई पॉइंट होगा, लैंप होगा जो इसके ऊपर रखा हुआ है, तो हमें उसकी वैल्यू बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम करते क्या है, वही तरीका रखेंगे। हम इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे, इस वाले वर्टेक्स को या इस वाले कोने को सी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और हम ये बाकायदा लिख देंगे यहाँ पे कि लेट ए बी वुड बी द लेंथ एंड ए सी वुड बी द ब्रेथ या विड्थ, कुछ भी लिख देंगे। हम ऐसा लिख के ये समझा देंगे कि हम लेंथ जो मान रहे हैं वो ए बी वाली साइड को मान रहे हैं और विड्थ जो मान रहे हैं वो ए सी वाली साइड को मान रहे हैं। फिर हम लिख देंगे व्हेन एवर वी डिस्क्राइबिंग एनी पॉइंट वी वुड यूज लेंथ फर्स्ट विड्थ सेकेंड, कि भाई हम किसी भी पॉइंट को जब डिस्क्राइब करने लग रहे होंगे तो उस पॉइंट में पहले लेंथ मेंशन कर रहे होंगे, फिर विड्थ मेंशन करने लग रहे होंगे। क्लियर है दोस्तों? अब मान लीजिए इसी में मैंने ये फिगर ली और मान लीजिए लैंप यहाँ पे रखा हुआ, एग्जैक्ट ये पॉइंट है लैंप का, तो मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है आपको कि क्या है, तो कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूं, इसके परपेंडिकुलर लाइन, और ये डिस्टेंस माप लूं। मान लीजिए आपको बताने के लिए लेंथ आ गई मेरी 12, ठीक है, कोई भी यूनिट ले लें, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी। फिर इसी तरीके से मैं इसी लेंथ को यहां से माप लूं या यहां से परपेंडिकुलर खींच लूं, यहां से परपेंडिकुलर खींच लिया, तो ये वाली जो लेंथ आई मेरी, ये मान लेते हैं क्या आई मेरे दोस्तों, ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर आई। अगर सबको सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सेंटीमीटर ले लीजिए, मीटर ले रहे हैं तो सबको मीटर ले लीजिए, एक यूनिट में ले लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास ये लेंथ भी आ गई, ये लेंथ भी आ गई। आप जानते हैं ये वाली जो चीज है ये किसके रेस्पेक्ट में, लेंथ के रेस्पेक्ट में। ये वाली जो चीज है किसके रेस्पेक्ट में, विड्थ के रेस्पेक्ट में। तो अगर हमें इस पॉइंट की वैल्यू बतानी है, इस टेबल लैंप की वैल्यू बतानी है, तो उसका तरीका फिर ये रहेगा कि मैं लिखूंगा यहाँ पॉइंट में कि लेंथ है 12 और विड्थ है 8। तो इस पॉइंट के अगर एक्सप्लेन करूंगा या डिस्क्राइब करूंगा इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा 12 और 8 के थ्रू। और मैं ये चीज यहाँ बाकायदा एक्सप्लेन कर दूंगा जो मैंने पीछे इसको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, कि भाई मैं जब भी कोई पॉइंट डिनोट करूंगा तो उसमें पहले लेंथ लिखूंगा, फिर मैं विड्थ लिखूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इस टेबल लैंप की पोजीशन को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि जी ये लेंथ है, ये विड्थ है। स्केल लेके मैं इस लेंथ को माप लूंगा, इस लेंथ को माप लूंगा और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जो अभी आगे आने वाली क्लासों में हम समझेंगे, मतलब इसी के अगले चैप्टर में, कि हम इसके इक्वल स्क्वायर बनाते चले जाएंगे इस तरह से, इस तरीके से। क्लियर है दोस्तों? अभी इन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे आगे जाकर, इस तरह से स्क्वायर बनाते चले जाएंगे। फिर मान लीजिए वो इस वाले स्क्वायर में आने लग रही है लैंप, इस वाले स्क्वायर में वो लैंप आ रखी है, तो मुझे एक्सप्लेन करना होगा। तो इसका नाम मैं 1 रख लेता हूँ, 2 रख लेता हूँ, 3 रख लेता हूँ, 4, 5, 6 इसका नाम रखने थे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, या ABC में नाम रख लेते हैं, इसका कुछ और रख लेते हैं। तो हम बता देंगे यार यहाँ पे कोई टेबल लैंप आ रहा है तो वो पॉइंट क्या होगा, तो लेंथ तो 6 होगी जी, और विड्थ कितनी होगी 2। अगर यहाँ आने लग रहा है तो लेंथ तो 6 होगी लेकिन विड्थ हो जाएगी 3। ऐसे यहाँ इस तरीके से हम उस पॉइंट को फिर एक्सप्लेन करेंगे, जो आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे। आज बड़ी बेसिक सी चीज़ें थी तो उनको बेसिक तरीके से जान रहे हैं। अब मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़िए दोस्त, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, ये यहां से लेके ये यहां तक है पूरा सेकंड क्वेश्चन। मैं भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के समझाता हूं आपको, फिर इसे एक्सप्लेन करना सिखा दूंगा। स्ट्रीट प्लान है कि कोई शहर है, उसमें बहुत सारी स्ट्रीट हैं, तो उन स्ट्रीट का क्या प्लान होगा, किस तरीके से उनको हम डिस्क्राइब करेंगे, किसी पॉइंट को कैसे क्रॉस रोड को एक्सप्लेन करेंगे, वो सारी चीज़ इसमें दे रखी हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। कहता है कोई शहर है, लेट्स से
मान लीजिए दोस्त, ये कोई शहर है, इसके बीचों बीच ये दो रोड है, एक रोड ये वाला हुआ और एक ये वाला रोड हुआ। कह रहा है दोनों के दोनों रोड शहर के बीचों बीच मिलते हैं, बिल्कुल सेंटर में। क्लियर है? ये बात आपको समझ आई? कह रहा है जी दो डायरेक्शन में है, ये ईस्ट डायरेक्शन मान लेते हैं मेरे बच्चों, ये वेस्ट डायरेक्शन मान लेते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन मान लेते हैं, और ये मेरे बच्चों साउथ डायरेक्शन मान लेते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? यहां तक लाइन सीधी करने की कोशिश करते हैं। अरे क्या फायदा हुआ, तो डेढ़ ही रह गए। तो यहां तक मेरी बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ दो रोड हैं, वहां पे इन दो रोडों के बारे में ही वो बात कर रहा था। एक सेकंड में इनको डिलीट कर देता हूं। ताकि जल्दी जल्दी से पॉइंट टू पॉइंट पहुंचते चले। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सिटी हैज टू मेन रोड्स, एक शहर में दो मेन रोड हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यानी एक तो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये वाला, और दूसरा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ये दो रोड हैं जो सिटी के बीच में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। आगे कह रहा है ऑल दी अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, और कहता है बाकी जितने भी रोड हैं वो सारे के सारे इन्हीं रोड्स के पैरेलल काटते हैं, इन्हीं रोड्स के पैरेलल चलते हैं। क्लियर है? एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और इनकी जो चौड़ाई है वो 200 मीटर चौड़ाई। ठीक है जी। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, और कहता है कुल मिला के 5 स्ट्रीट हैं हर एक डायरेक्शन के अंदर। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, यानी जो कार्टेशियन प्लेन आप बना रहे हैं, जो बोर्ड पे आप बना रहे हैं, तो 200 मीटर की लेंथ को हम क्या मानेंगे, 1 सेंटीमीटर के बराबर लेके चलेंगे। 200 मीटर की लेंथ को 1 सेंटीमीटर के बराबर ट्रीट करेंगे। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय यूजिंग लाइन, लाइन के थ्रू आप उसे रिप्रेजेंट करिए। तो करते हैं दोस्तों। तो मैं क्या करता हूं मेरे बच्चों, 5 स्ट्रीट आपको इसके रेस्पेक्ट में बनानी, इसके पैरेलल बनानी, और 5 स्ट्रीट्स आपको इस वाले रोड के रेस्पेक्ट में बनानी। तो जहां दिल करे वहां बनाइए, कोई जबरदस्ती वाली चीज नहीं है। और मैं यहां से ये 1-1 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेता हूं। 1 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी 2 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर। ऊपर ना बना के नीचे बना लो। ये माइन 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी ये सारे गैप है ना 1-1 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन ने चूंकि कहा था ये बात कि भैया जब आप ये प्लेन बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मान के, ना 200 मीटर या किलोमीटर जो था वो मान के चलेंगे। यानी एक्चुअल में जो लेंथ 200 मीटर थी वो इस कार्टेशियन प्लेन पे वो लेंथ मात्र 1 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां से लाइन गुजारते हैं। तो जब हम यहां से लाइन गुजारेंगे तो कैसे गुजरेगी वो देखिए। एक रोड इस तरीके से गुजर जाएगा, 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 एक रोड इस तरीके से गुजर जाएगा। यानी ईस्ट वेस्ट के पैरेलल हमने 5 स्ट्रीट निकाल दी। अब इनके नाम रख लेते हैं। इसको रख लेते हैं S1 से, इसको S2 से डिनोट कर देते हैं, इसको S3 से डिनोट कर देते हैं। ये 4th स्ट्रीट हो गई और ये मेरे बच्चों 5th स्ट्रीट हो गई। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बातें आसानी से समझ आ रही होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और हर एक रोड के बीच में गैप है 1 सेंटीमीटर का, जो एक्चुअल में 200 मीटर का गैप है। ऐसे ही इस डायरेक्शन में भी 5 रोड हैं, तो 5 रोड इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। कौन सा कलर काम करेगा, तो ले लेते हैं यार ब्लू कलर। देखिएगा जरा, तो एक स्ट्रीट यहां हो गई, एक स्ट्रीट यहां हो गई, ऐसे एक स्ट्रीट यहां हो गई, और बनाना चाहो पांचों इसी डायरेक्शन में रखो, अपोजिट में रखो, जहां मर्जी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्ट्रीट यहां हो गई और एक स्ट्रीट यहां। आप अगर यहां पे भी नाम देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए कि जो ये नॉर्थ साउथ के पैरेलल है, इस स्ट्रीट का नाम L1 रख लेते हैं, इस वाली का नाम L2 रख लेते हैं,
इसका नाम L3 रख ले रहे हैं, इसका नाम L4 रख ले रहे हैं, इसका नाम L5 रख ले रहे हैं। तो ये स्ट्रीट हो गई। तो पूरे शहर को मेरे बच्चों हमने कुल मिला के इस तरीके से बांट दिया, क्या कि भैया 5 स्ट्रीट तो हमने ऐसे बना दी और 5 स्ट्रीट हमने ऐसे बना दी। अब आपसे अगर वो ये पूछे कि बताइए कितनी जगह क्रॉस रोड बन रहे होंगे, तो आप बता देंगे ये भी क्रॉस रोड है जहां 2 स्ट्रीट एक दूसरे को काट रही है, ये भी क्रॉस रोड है, ये भी क्रॉस रोड है, ये भी, यानी जहां 2 स्ट्रीट आपस में काट रहे होंगे सारे क्रॉस रोड। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था। अब कह रहा था देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स। तो मैंने बताया कि बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स होंगे हमारे मॉडल में। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट। कहता है कि क्रॉस स्ट्रीट जो होगी वो 2 स्ट्रीट के मिलने पे बन रही होगी, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन फॉलोइंग मैनर। कहता है हर क्रॉस स्ट्रीट को इस फॉलोइंग मैनर में डिस्क्राइब किया जाएगा। बड़े ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत जरूरी है आगे वाला। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and fifth in east west direction meet at some crossing, then we will cross this coast street at 2/5। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिए, या बेसिकली इतनी बात को, कितनी बात को, यहां से यहां तक की बात को दोबारा से पढ़िए, यहां से लेके यहां तक की बात को दोबारा तिबारा पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, फिर मैं समझाऊंगा, क्योंकि सारा खेल इसी में छिपा हुआ है और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है, ध्यान देना, कह ये रहा है कि भैया अब हम जो यहां पॉइंट लिखेंगे ना, हम जो यहां पॉइंट लिखेंगे तो उस पॉइंट में जो पहला पॉइंट रखा जाएगा या जो पहला मतलब कोऑर्डिनेट रखा जाएगा, वो पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली स्ट्रीट का होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली स्ट्रीट का। तो हमारे क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन की स्ट्रीट का हमने क्या नाम रखे हैं, ये नॉर्थ साउथ वाली। तो आप कहेंगे सर हमने L1, L2, L3, L4, L5 नाम रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो लिखा जाएगा ना वो L1 यानी L वाली स्ट्रीट लिखी जाएगी, L सीरीज की स्ट्रीट लिखी जाएगी, क्लियर है। बाद में जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट को। तो ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट को हमने क्या नाम दिया हुआ है दोस्तों, अगर ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट को देखेंगे जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाने लग रही है, तो उसको हमने नाम दिया S1, S2, S3, S4, S5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बाद में जो पॉइंट रखा जाएगा वो ईस्ट वेस्ट वाला रखा जाएगा, जिसको हमने क्या नाम दिया था, S नाम दिया था। यहां तक की बात समझ में आई मेरी, क्लियर है। यहीं पे इन्होंने ये कहा कि भाई अगर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की स्ट्रीट नंबर 2 को देखें, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली स्ट्रीट नंबर 2 को देखते हैं, तो देखिए नॉर्थ साउथ में ये नॉर्थ साउथ है, इसके पैरेलल सेकंड स्ट्रीट ये वाली बनी, इसको ले, और कह रहा है कि फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो फिफ्थ स्ट्रीट है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो फिफ्थ स्ट्रीट हो कौन सी हुई दोस्तों, ये वाली हुई, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट ये वाली बनी। तो इसमें जो फिफ्थ स्ट्रीट है, ये दोनों आपस में जहां टकरा रही होंगी, ये दोनों आपस में जहां टकरा रही होंगी, तो देखो यार यहां कौन सी स्ट्रीट बोली थी इसने, देखिए इसने कहा था, हट भाई, सेकंड स्ट्रीट, क्या बोला था, सेकंड स्ट्रीट। तो यहां पे अगर इसने सेकंड स्ट्रीट यूज किया था ये वाला, और यहां पे फिफ्थ स्ट्रीट यूज की थी, तो ये इंटरसेक्ट कहां कर रही है, तो ये वाली सेकंड स्ट्रीट ऐसे आएगी और ये वाली फिफ्थ स्ट्रीट ऐसे आएगी, तो कहां इंटरसेक्ट करने लग रही, इस वाले पॉइंट पे। तो कह रहा है इस वाले पॉइंट को जो हम बोलेंगे ना, वो बोलेंगे 2-5, यानी पहले लिखेंगे ये वाली स्ट्रीट, बाद में लिखेंगे ये वाली स्ट्रीट। क्लियर है इतनी बात, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अगर आप गौर से देखेंगे तो यही क्वेश्चन में भी कहा गया है कि भाई पहले L वाली स्ट्रीट लिख लो, फिर S वाली स्ट्रीट लिख लो। एक बार फिर से पढ़िए, फिर इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आगे क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि भैया अगर ये बातें हैं तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3, कि कितनी ऐसी स्ट्रीट हैं जिनको 4-3 में रेफर किया जा सकता है।
तो जब भी हम कोई पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे हमने 4 3 लिखा है, तो पहले ध्यान रखना हम कौन सी लिखते हैं, एल वाली स्ट्रीट लिखते हैं, बाद में हम कौन सी लिखेंगे, एस वाली, है ना, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। तो अब हमें ये देखना है कि 4 3 जो पॉइंट है वो कितने हो सकते हैं, 4 3 पॉइंट या 4 3 क्रॉस रोड कितने हो सकते हैं। तो 4 का मतलब हुआ L4 और 3 का मतलब हुआ S3। अब देखते हैं जी यहां के, अगर ऐसा है तो हमारा क्या था बच्चों, ध्यान से देखो, L4 था, है ना, L4 था और S3 था। अगर L4 और S3 है, L4 और S3 था, तो इस पॉइंट को देखते हैं कहां है। L4 कहां आएगी बच्चे, ये रही L4। अगर ये L4 है और S3 की बात करें तो कहां आएगा जी, ये S3 है। तो L4 और S3 कहां टकरा रहे होंगे, यहां पे, क्योंकि L4 यहां है, S3 यहां है। क्या, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा कहलाएगा क्या, 4 और 3। तो मुझे बच्चों ये बताओ, क्या L4 और S3 किसी और क्रॉस रोड हो रहे हैं, इस पॉइंट के अलावा कहीं और टकरा रहे हैं आपस में दोनों? तो आप कहेंगे नहीं, केवल यहीं पे टकराने लग रहे हैं, केवल यहीं पे टकराने लग रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था, अब उसको पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है, यूजिंग दिस कन्वर्सेशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4 3, कि कितनी स्ट्रीट्स 4 3 रेफर की जा सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने अभी आपको बताया, केवल एक ही स्ट्रीट है, मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों स्ट्रीट मिल रही है, और कोई ऐसा 4 3 पॉइंट नहीं है जहां पे ये मिल रहे हो, यानी इसके अंदर और कोई पॉइंट 4 3 होगा ही नहीं, केवल यही पॉइंट 4 3 होगा और कोई सा पॉइंट 4 3 नहीं होगा। ये बात मैंने आपको समझाने की इच्छा यहाँ पे जाहिर की। क्लियर है? अब इसी का दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3/4, एज 3/4। 3/4 का मतलब ये बना कि L3 और S4। अगर ऐसा देखें तो L3 और S4, तो L3 कहां है बेटा, ये रहा, L3 ये रहा, और S4 कहां है, ये रहा। तो L3 और S4 कहां मिलेंगे, यहां पे। तो ये वाला पॉइंट होगा 3/4। तो बताओ 3/4 कहीं और पॉइंट हो सकता है, नहीं, क्योंकि यही है L3 और ये है S4। तो इनका कोई और पॉइंट नहीं हो सकते, केवल एक एक ही पॉइंट बनेंगे। जैसे इसका एक पॉइंट यहां बना, इसका एक पॉइंट यहां बना। तो क्वेश्चन में यही आपसे पूछा हुआ था कि कितने हो सकते हैं। तो आप आंसर करेंगे कि क्या सर, क्या आंसर देंगे आप इसका? आप आंसर देंगे कि सर इसका भी एक ही आंसर होगा और इसका भी एक ही आंसर, यानी इसका भी एक ही क्रॉस रोड बनेगा और इसका भी एक ही क्रॉस रोड बनेगा। तो जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 2 ही क्वेश्चन थे। मैंने पूरी ईमानदारी से आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको बातें समझ आई होंगी। ठीक है, आप इन चीज़ों को घर पे जाके एक बार दोबारा देखना, बढ़िया से चीज़ें समझ आएंगी। एक बार एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने की कोशिश करना। मैं फिर आपसे मिलूँगा और 3.2 एक्सरसाइज को कराऊँगा। और आप चिंता ना करें, आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, बिल्कुल ना घबराएं। मन में पॉजिटिविटी रखें, क्योंकि जो पॉजिटिव है वही इस कलयुग में जिंदा रह पाएगा, है ना। वैसे तो बर्बादी के अनेकों रास्ते खुले हुए हैं कोरोना ने, तो बच वो पाएगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के साथ साथ संयमित है, घर पे बैठे पढ़ाई करे और मज़े से अपने जीवन को व्यतीत करे, और थोड़ी थोड़ी घर में एक्सरसाइज भी किया करो बच्चों। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए। थैंक यू।